जो कि एक जेनोसाइडल इशू है, जो कि इस तरह का इशू है कि जिस पे हमारी जनरेशंस उस पर बात कर रही हैं और ये जनरेशंस का मसला है एंड द एक्टर्स शुड स्पीक अबाउट इट. तो यू आर जस्ट वन फीमेल ऑन सेट सराउंडेड बाय 30 men ऑन सेट. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खुल के नहीं बोल सकते. और परफॉर्मिंग आर्ट्स में वेरी सरप्राइजिंगली जब मैं आई 2 साल हो गए मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक रोल भी करती हूँ ना तो उसकी रीच अच्छी खासी होती है निस्बतन एज कम्पेयर टू द एक्टिविज्म विद आई वाज टॉकिंग अबाउट. और एक शूटर एंटर होता है स्कूल में, वो उसी स्कूल का स्टूडेंट था, 18 साल का था, और उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, 10 लोगों को मार दिया, जिसमें 2 टीचर्स थी, 8 स्टूडेंट्स थे और एक समीका भी थी. कि पाकिस्तान में 64% यंग लोग हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं. ओनली 2.2% ऑफ आवर कैबिनेट इज कंप्राइज्ड ऑफ यंग पीपल. सो मच डिस्पैरिटी. क्लाइमेट इमरजेंसी हमारी सबसे बड़ी रियलिटी है. Nobody talks about it. आप न्यूज़ में देखते, आप इंटरव्यूज़ देखते हैं पॉलिटिशियंस के, दे आर टॉकिंग अबाउट सम मंडेन इशू. इसलिए हम एक ही घर में पले बड़े, तो हमारा जो है ना एक रात का होता था कि हम सारे कज़न्स मिलके, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो हम सीढ़ियों पे बैठते थे, हम इधर उधर की बातें करते थे, गॉसिप करते थे और क्रिकेट बहुत खेलते थे. गर्मियों में क्रिकेट खेल रहे हैं कि अगर इफ़ आई स्टेप आउटसाइड ऑन द रोड और एट एनी पब्लिक स्पेस और मेरी नज़रों में औरतें आ जाती हैं, आई सडनली फील सेफर. व्हाई इज़ दैट? हाय एवरीवन. सो आज मेरे पास स्टूडियो में एक एक्ट्रेस हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, एक फुल ब्राइट स्कॉलर हैं और शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन है. आप पहले मॉमकास्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपको अपनी गेस्ट से मिलाऊं. हमारे पास आज हैं शहीरा जलील अल बासित. हाउ आर यू शहीरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड. इतना सारा कुछ आपने कर लिया और फुल ब्राइट स्कॉलर एंड सच अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान. ये कैसी ट्रेजेक्ट्री थी, ये कैसा बचपन आपका कैसा गुजरा? आई एम रियली क्यूरियस टू नो. मैं वैसे बहुत अदना सी इंसान हूँ, आपकी इंट्रोडक्शन से मुझे लग रहा है कि आई एम फॉर डिफरेंट पीपल, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. और इसकी पूरी जर्नी है कि बहुत एकेडमिक लाइफ रही मेरी शुरू में, जैसे रेगुलर होती है सबकी लाइफ, राइट. और उसके बाद आई हैड दी अपॉर्चुनिटी कि मुझे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली मास्टर्स करने में, यूएस गई. इवेंचुअली होते होते आज 2025 में एक एक्ट्रेस बन गई हूँ मैं. खुद भी हैरानी होती है मुझे. शहीरा, पाकिस्तान में वैसे तो ग्लोबली ऐसा ही है, बट ख़वातीन को ना अपनी एक ही आइडेंटिटी के लिए बड़ा फाइट करना पड़ता है. एंड यू आर मल्टी फेसेटेड माशाल्लाह, एंड देयर सो मच, यू नो, देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स टू इट. हम लोग अक्सर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब सोसाइटी में इस तरह से होता है कि एक सर्टेन आइडेंटिटी जो है ना वो नहीं अपनी ले पा रही होती ख़वातीन. How has your experience been? Especially there's so much substance to your personality, and have you felt accepted? या सोसाइटी की तरफ से रिजेक्शन आई है, स्पेशली वर्किंग इन द इंडस्ट्री? आई थिंक सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अनअवेयर थी इस चीज़ में. शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था कि प्रॉब्ली बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रही हैं पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां. ग्रेजुअली ज़ैनब मुझे पता चलता गया एंड आई वाज एब्सोल्युटली फैसिनेटेड बाय द फैक्ट कि क्या क्या नहीं कर रही हैं लड़कियां. मतलब यू नेम इट, एंड आई वुड बी सो अमेज्ड टू सी the same girl going to university, freelancing her way out, and jumping from one public bus to another, and juggling between 3 different jobs while also being a full-time student, and perhaps also being a single mother. There are so many cases like this. तो आप जब अपने मुल्क, अपने शहर में इस तरह के cases देखते हैं, you are amazed at the substance and the absolute courage which women of this country bring to the table. That said, yes, it's very challenging. ये बहुत ही मुझे लगता है कि मेरी एक privileged perspective होगा अगर आज मैं बैठ के कहूँ कि it's been an easy ride. It wasn't. It was really difficult, filled with all the challenges जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जो एक आम लड़की के साथ जो मसाइल होते हैं, वो सारे मसले थे. एज अ स्टूडेंट वो सारे मसले थे. फाइनेंसेस के भी मसले थे, स्कॉलरशिप्स के भी वो मसले थे, एकेडमिक्स के भी वो मसले थे, फ्रीलांसिंग के भी वही सारे मसले थे. और इवेंचुअली वो सब करते करते फिर लाइफ प्रॉब्ली आई वुड से चेंज होना शुरू हुई थोड़ी सी जब फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल गई. क्योंकि वो नॉर्मल पर्सपेक्टिव भी सबका यही है कि वंस यू गेट अ स्कॉलरशिप फॉर अ डिग्री अब्रॉड, तो वहाँ से आपकी थोड़ी सोशल मोबिलिटी होने लग जाती है, वहाँ से लाइफ चेंज होने लग जाती है. लेकिन उसके बावजूद मैंने सोचा नहीं था कि मैं 2023 में आके, आफ्टर हैविंग डन ऑल ऑफ दैट, after having come back from the US with a degree in public administration, I will decide to switch my career altogether and go into performing arts. So yeah, that still surprises me. Yeah.
एंड कहीं पे ऐसा था कि अंडरलाइंग, क्योंकि एकदम से तो नहीं डिसाइड हुआ होगा कि परफॉर्मिंग आर्ट्स का है, बट क्या एक्सप्रेस करना था? वाज इट लाइक यू वर चैनलाइजिंग समथिंग, यू नो, कैसे लाइक व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग कि मैंने अब ये करना है? अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है प्रोसेस मेरा ना कुछ इस तरह से हुआ है, वाज अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन। मुझे लगा जो पहले चीज़ें मैं कर रही थी, जो पहले मेरी लाइफ थी, एंड वी कैन टॉक मोर अबाउट द एक्टिविज्म बिट एज वेल, उसमें मुझे लगा कि इतना एक्टिविज्म मैं कर रही हूँ, एंड ट्राइंग टू पुश फॉर पॉलिसी एजेंडाज एज वेल हियर इन पाकिस्तान और यूएस में भी, लेकिन उसके बावजूद जिस स्केल का चेंज मैं लाना चाह रही थी सिस्टम के अंदर, वो नहीं आ पा रहा था, एंड आई फेल्ट सो हेल्पलेस एट सो मेनी मोमेंट्स। मुझे लगा कि यार इट्स सच अ डेडलॉक, मतलब इसके आगे बात बढ़ ही नहीं रही, यू कांट फाइट अ सिस्टम। मैं बिलखुसूस पाकिस्तान के सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सिमिलर एक्सपीरियंस अमेरिका में भी रहा। Yeah, and I'm going to ask Yeah, about that sure. as well. Yeah. और उस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद मुझे लगा कि जो मेरी लाइफ का इम्पैक्ट है, वो मुझे पर्सनली ऐसा लगा, एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन योर ऑडियंसेस परहैप्स एज वेल विल डिफर फ्रॉम इट, क्योंकि हर किसी का जाहिर है अपना तजुर्बा रहा होगा। मुझे लगा जो मेरा जिस स्केल पे मैं चीज़ों में फ़र्क लाना चाह रही हूँ सिस्टम के अंदर, वो नहीं आ पा रहा। और परफॉर्मिंग आर्ट्स में वेरी सरप्राइजिंगली जब मैं आई, 2 साल हो गए मुझे, मुझे लगता है कि मैं कोई भी रोल टेकअप करती हूँ, मेरी पर्सनल कोशिश होती है कि वो किसी ना किसी सोशल मैसेजिंग की बात हो रही हो मेरे हर प्रोजेक्ट में, जहाँ तक मुमकिन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक रोल भी करती हूँ ना, तो उसकी रीच अच्छी खासी होती है निस्बतन एज कम्पेयर टू द एक्टिविज्म विद आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ मुझे लगा कि यार माई मैसेज इज रीचिंग टू सो मेनी पीपल, एंड आई हैव अ वॉइस जिसकी स्केलेबिलिटी इतनी बढ़ गई अचानक से। तो perhaps that was one motivation, one of the many reasons, I would say, not the only reason, but one of the many reasons which pushed me to the direction of acting. Yeah, and makes sense because अगर आपने एक बात अपनी पहुंचानी है और फिर आपने पॉलिसी लेवल का चेंज करना है, then visibility is also very important, and having a voice with, you know, like एक certain appearance and people know you, and then yes, you know, I won't say कि it's easier, it gets easy, it does not get easy, but 2-3 सवाल मेरे जहन में आए हैं इसमें, लेकिन आई थिंक आई स्टार्ट विद दिस वन के एक्टिविज्म के वर्ड के साथ या एक्टिविस्ट के वर्ड के साथ ना एक सर्टेन एक कॉनोटेशन अटैच्ड है, एंड देन वर्किंग एंड ये मेरी अजम्पशन हो सकती है बिकॉज देयर मैं तो सिर्फ ड्रामा इंडस्ट्री को सिर्फ देख सकती हूँ दूर से, राइट? सो आई एम गोइंग टू आस्क यू, बीइंग एन एक्ट्रेस एंड देन बीइंग एन एक्टिविस्ट साइड बाय साइड, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, अभी जैसे गजा की भी सिचुएशन हुई है, पाकिस्तान इंडिया वॉर थी, एंड देन देयर इज सो मच फोकस ऑन द सेलिब्रिटीज, हाउ डू यू सी इट? हाउ इज बीइंग एन एक्टिविस्ट इन द इंडस्ट्री एंड देन द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑडियंस टू बी ऑल्सो टू यूज योर वॉइस? ओके, सबसे पहले तो for the longest time I would stay away from being called the activist. In fact, आज भी जब कोई कहता है मुझे एक्टिविस्ट, जैसे आपने कहा इंट्रोडक्शन में, मुझे एक सेकंड के लिए ना एक अजीब सी फीलिंग आती है कि एम आई रियली एन एक्टिविस्ट, क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मैं उस लेवल पे अपनी आवाज़ नहीं उठाती बहुत सारी चीज़ों को लेके अब भी। और फिर वो वाली एक अलग डिबेट आ जाती है, परफॉर्मेटिव एक्टिविज्म करते हैं बहुत सारे लोग वगैरह वगैरह, बट आई डोंट थिंक आई deserve to be called an activist really, because there are so many people out there in this country who are doing the actual groundwork and who I think deserve to be called activists. जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि एक्टर्स से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, आपने गाजा का जिक्र किया, that's like the least debatable issue on earth, I would say. मतलब उसमें तो कोई वाइट और ब्लैक है ही नहीं, that's like a straight up morality का इशू है उसके अंदर। तो मुझे लगता है बिल्कुल बजा है पब्लिक का एक्टर्स से, सेलिब्रिटी से एक्सपेक्ट करना कि वो इन इशूज़ पे बात करें। I think there are no two ways about it. There can never be two ways about it. I think, and I strongly believe in it, कि अगर आप एक्टर हैं, if you have a voice, if you have the mic, if you have the scalability, then you need to speak about it. But yes, that said, unfortunately, ज़ैनब, हम जिस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे it's such an unfortunate reality of this country कि हमारे पास हर दूसरे दिन एक क्राइसिस आया बात है, हमारे पास हर दूसरे दिन एक दिल खराश इंसिडेंट आया हुआ होता है। अभी पिछले हफ्ते हमारे पास एक केओस चल रहा होता है, अगले 3 दिन के बाद आपके पास दूसरी कैलामिटी चल रही होती है। इसमें मुझे लगता है ह्यूमनली परहैप्स पॉसिबल नहीं होता एक्टर्स के लिए कि वो हर इशू पे आवाज़ उठाएं। वहाँ पे मैं कहती हूँ कि
आपको थोड़ा सा लेवरेज एक्टर्स को देना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि दे आर ह्यूमंस एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पे जो कि एक जेनोसाइडल इशू है, जो कि इस तरह का इशू है कि जिस पे हमारी जनरेशन्स उस पे बात कर रही हैं और ये जनरेशन्स का मसला है, तो उस पे तो मुझे लगता है अगेन रिपीटिंग एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, दिस शुड नॉट बी टू वेज अबाउट इट and the actors should speak about it. Yeah, thank you for saying that. And also, I also acknowledge and like you said, yes, there are so many issues as well. And also, एक जो certain shaming है, कि एक shame बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि वो performative activism होता है, that's also very true. कि हम लोग बहुत ज़्यादा focus नहीं कर रहे होते इस चीज़ के ऊपर कि एक story put up करने से, यानी demanding somebody कि वो announce करे कि उसके दिल में कितना दर्द है, and then like making it about a performance. So thank you for saying it, because it was a very holistic answer, I would say. And yes, that calls for you calling you an activist, because it shows एक activist का जो basically उसका जो काम होता है, चाहे वो कुछ भी है, screen पे ड्रामा है, and I think I watched Razia and I loved it. और मैंने वो, और जब ऑन एयर था तब नहीं देखा था, मैंने वो एक रात में देखा था पूरा, मैं ठीक है, सो मैंने एक रात में देखा, what's happening, and loved your performance. And अब तो कहना आसान है और मेरे पास कुछ उसको कोई एविडेंस नहीं है उसको साबित करने के लिए, बट व्हेन आई वाज वाचिंग इट एंड दैट वाज, अब मैंने वही आपका एक प्रोजेक्ट देखा था सबसे पहला ही, और मैंने देखा एंड आई फेल्ट कि you believe in it, like it showed. How was it for you, especially knowing these topics and these issues that are close to your heart? How was the experience? I imagine for a girl who's just stepping into the industry, इसको 2 महीने हुए हैं, और ये मैं 2023 की बात कर रही हूँ, 2 महीने हुए हैं, और आप एक फिल्म की मैं उस वक्त शूट करी थी, नायाब was the name of the film, और मैं कराची में मौजूद थी, and I just got called in for a meeting with the director, मोहसिन अली सर, और मोहसिन सर के सामने मैं बैठी हुई थी और वो मुझे नरेट कर रहे थे रज़िया. Now imagine for somebody who's just stepped in from a very different world, the world of academia, the world of पढ़ाई लिखाई and all of that, to this world, और उसको 3 महीने हुए, 2 महीने हुए, और उसको नरेशन मिल रही है रज़िया जैसे प्रोजेक्ट की. तो गूज़बम्स थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि आँखों में आंसू थे जब नरेशन हो रही थी, क्योंकि वो नरेशन का प्रोसेस ही इतना ओवरवेलमिंग था एक एक्टर के लिए. आप इतने नए होते हो और वो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, और आपको डायरेक्टर बैठ के अपनी ही लिखी हुई कहानी थी मोहसिन सर की, मुझे सुना रहे थे, और मैं सुन रही थी, मैं विजुअलाइज कर रही थी कि एम आई दिस गर्ल, इज ही नरेटिंग ऑल ऑफ दिस टू मी फॉर रज़िया, फॉर द कैरेक्टर ऑफ रज़िया, राइट? उस वक्त ही ओवरवेलम हो चुकी थी मैं, और ये बारहा मैंने बात कही है, हर प्लेटफॉर्म पे कही है कि रज़िया जो एक्सपीरियंस था ज़ैनब, वो मुझे लगता है वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, और मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को एज एन एक्टर कि मुझे वो एक्सपीरियंस मिला, वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिला. रज़िया के बाद अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें देखिए एक एक्टर जब अपने प्रोसेस की बात करता है ना, तो वो उसका एक अजीब सा उसमें वो होता है, बिकॉज एक एक्टर के लिए उसका प्रोसेस ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. एज एन एक्टर, स्पीकिंग स्ट्रिक्टली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ एन एक्टर, एक तो रज़िया था मेरा प्रोजेक्ट, और उसके बाद कई प्रोजेक्ट्स बीच में आए और गए, लेकिन अभी रिसेंटली एक मेरा प्रोजेक्ट कल ही इनफैक्ट वो ऑफ एयर हुआ है, मंजली का जो प्रोजेक्ट था. ये 2 रोल्स ऐसे थे जिसमें आपको लगा, मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि आई इन्वेस्टेड माई सेल्फ कम्प्लीटली इन टू द कैरेक्टर. और ये इतनी प्रिविलेज्ड चीज़ है ना, जब मैं सोचती हूँ इसके बारे में कि मैं क्या, वो मेरी लाइफ थी पिछली वाली जिसमें आई वॉज ऑन माई लैपटॉप 24/7 just like reporting and doing all the serious stuff, and now I'm having this creative liberty. ये भी बहुत मज़े की चीज़ है कि आप एक किरदार में डूब रहे हैं, वो किरदार बन रहे हैं ज़िंदगी के 7 महीने के लिए, उसको निभा रहे हैं, और फिर वो कैथारसिस का एक पूरा प्रोसेस होता है. So yeah, very very interesting things as an actor. Yeah, and it showed, how you completely invest yourself. It shows in the character that you play. And also when you said investing yourself, and you also talked about your process, does it also mean emotional investment? How do you feel कि क्या emotional connection बनता है with the character, and then how do you come out of it and basically take care of yourself as well if it gets overwhelming? नहीं, completely. देखिए, take care of yourself तो वो ख्याल है जो मुझे इस पे सोचना पड़ेगा actually, because when you become a character na, you become it, like you become it. Even I would at the cost of perhaps exaggerating myself, I would say कि the person sitting across you right now is only 30% Shahira,
एंड 70% मंजली, क्योंकि वो अभी शेड नहीं हुआ है। उस कैरेक्टर को शेड करने का भी एक प्रोसेस होता है। जो हमारी ऑडियंसेस टीवी पे देखती हैं कोई भी ड्रामा, वो 3 मिनट का भी एक सीन नहीं होता, उनकी नज़रों से गुजरता है, आता है, ओझल हो जाता है और उनको लगता है कि हाउ ईजी दिस मस्ट हैव बीन। लेकिन उसके पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है। आई रिमेंबर रज़िया के लिए भी, मंजली के लिए भी, मैं उस हेड स्पेस में चली जाती हूँ। आपने इमोशनल कनेक्शन की बात की, इमोशनल कनेक्शन तो ज़ैनब आप किसी एक्सटर्नल चीज़ से बनाएंगे। जब आपने उस शख्सियत को इंटरनलाइज कर लिया तो वो एक फिर मुझे लगता है एक अलग ही चीज़ हो जाती है। मतलब आप सोचते मंजली की तरह हैं, आप चीज़ों को टच रज़िया की तरह करते हैं, आप ज़मीन पे बैठते रज़िया की तरह हैं, आप ज़मीन से उठते मंजली की तरह हैं। तो ये एक अलग हेड स्पेस में चले जाते हैं लोग। और बहुत सारे मैं इंटरव्यूज सुनती थी ग्रोइंग अप, लोग बताते थे कि एक्टर्स जो होते हैं वो बहुत हसास होते हैं, तभी वो पिक कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। और उस हसासियत के नतीजे में फिर ये होता है कि हमें जो है ना अपनी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इफ़ यू आर एन एक्टर जो कि मेथड एक्टिंग करता है, इफ़ यू आर एन एक्टर जो अपने कैरेक्टर को हद से ज़्यादा इंटरनलाइज कर लेता है, तो फिर ऑफ कोर्स आपके डिमीनर्स, आपके जेस्चर्स, आपका बिहेवियर, आपका टेम्परामेंट, आपकी मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग गेट्स इम्पैक्टेड इन द प्रोसेस। अब अगर वो कोई इंतहाई पॉजिटिव कैरेक्टर है तो आपके रिश्ते भी अच्छे हो जाएंगे उस 6 महीने के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ भी सॉर्टेड होगी। अगर वो कोई मंजली के जैसा कैरेक्टर है तो मसले हो जाएंगे आपके अंदर। बिकॉज आई सॉ दिस चेंज एट अ वेरी पर्सनल लेवल कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं रेज बढ़ा, अग्रेशन बढ़ा, टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट हो जाता है आपका, स्पेशली जब आप सेट पे होते हैं। वो स्विच ऑन हो जाता है जब आप सेट पे होते हैं। जब आप घर में आते हैं तो फिर भी यू एबल टू डिफरेंशिएट, वरना मम्मा से बहुत डांट पड़ेगी, वो आपको बता देंगी बेटा आप शहीरा हैं, आप मंजली नहीं हैं। लेकिन जब आप सेट पे जाते हैं तो इट्स जस्ट मंजली मंजली मंजली। और अभी क्या मसले हो रहे हैं? अभी तो मम्मा से डांट पड़ने के बाद So that's how you take care of yourself. That's how you come out of it. या माय मदर, मेरी जो वालदा हैं, वो शी मेक श्योर कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लिबर्टीज ना ले लूँ। हाँ, लिमिट में रहूँ मैं। बट बियॉन्ड दैट आई थिंक आई एंजॉय द प्रोसेस एक्चुअली। मुझे लगता है ये भी बड़े इंटरेस्टिंग मसाइल है जिनको मैं मसाइल कह रही हूँ। इट्स ऑल्सो अ प्रिविलेज टू बी एन एक्टर एंड टू गेट टू हैव दीज प्रॉब्लम्स कि यार मैं मंजली के हेड स्पेस में हूँ या मैं रज़िया के हेड स्पेस में हूँ। हाउ ऑफन डू यू गेट टू लिव सो मेनी लाइव्स in a span of a single life? Yeah. Also, you mentioned Set. How was working with Mahira Khan? Razia mein especially. How was your experience? अच्छा, इंटरेस्टिंगली जो माहिरा और मेरा स्पेल था ना रज़िया का, वो अलग अलग था। बिकॉज मैं आई वाज प्लेइंग रज़िया और माहिरा नरेटर थी रज़िया की पूरी कहानी वो नरेट कर रही थी। और इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट कि शी इज़ ऑल्सो रज़िया, व्हिच बाय द वे वाज अ सिंबॉलिक आंसर। एंड में वो कहती हैं कि वो दादी जो होती हैं, इफ यू हैव सीन इट, तो कहती हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो शी टर्न्स अराउंड एंड शी इज लाइक रज़िया। तो वो बड़ा सिंबॉलिक है, एक ओपन एंडेड सी एंडिंग है, क्योंकि ऑडियंस कहती है कि क्या यही वो रज़िया है जो जिसकी कहानी थी, या फिर डज शी मीन कि एवरी गर्ल इज अ रज़िया, राइट? सो देयर इज अ लेसन देयर एज वेल। माहिरा से मेरी 3 दफ़ा मुलाकात हुई एंड शी इज़ बीन एब्सोल्युटली वार्म, शी इज़ बीन सच अ लवली पर्सन टू मी। मतलब आप एक्सपेक्ट करते हैं कुछ लोगों से जो आपके मुल्क के सेलिब्रिटीज़ होते हैं, स्टार्स होते हैं, कि दे विल बी लाइक दिस और लाइक दैट, बट यू डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपसे पहली दफ़ा में ऐसे मिलेंगे आके एंड शील हग यू एंड शील गिव यू वार्म हग, और वो इतना डाइल्यूट कर देंगी सिचुएशन को, शील मेक यू फील सो वेलकम। आई स्टिल रिमेंबर, और ये बात मैंने कहीं और भी कही थी, कि हम सेट पे थे और खाना लग गया था एंड she wasn't eating because she was concerned कि शहीरा have you eaten? No, you need to come, you need to sit down here. So she's that sort of a person. और ये चीज़ मैंने पाकिस्तान में ना बहुत सारे जो हमारे बड़े एक्टर्स हैं उनके बारे में सुनी है, कि वो जितनी ऊंचाइयों पे पहुँचे उतनी आजिज़ी है उनके अंदर, जितने ऊंचे हैं उतने ही they're closer to the earth and they're down to earth, and it's the humility which makes their aura even more attractive. I'm so happy to hear that, especially because एक certain safety आपको चाहिए होती है ना, एक certain support system चाहिए होता है. You also talk about your mother and sisterhood or enabling environments. How do you feel when women coming together and then they're more supportive, especially अपने workplaces पे? I love it. I love the sisterhood. I'm all for it. Yeah. और बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है मुझे पर्सनली। लगता है कि जब आप सेट पे होते हैं एंड देयर आर को एक्टर्स, को एक्ट्रेसेस, एंड दे हैव दैट वार्म वाइब, यू फील इट इन योर बोन्स। आपको वेलकम फील होता है, आपको दिल चाहता है रोज़ सुबह उठ के सेट पे जाने का।
और अगर वो वाइब एब्सेंट होती है, क्योंकि कुछ सेट्स पे होती है एब्सेंट, टू बी रियली ऑनेस्ट, आई हैव हर्ड स्टोरीज, कुछ सेट पे वाइब एब्सेंट होती है, टॉक्सिसिटी आ ही जाती है, तो बहुत सारे लोगों का फिर नहीं दिल चाहता सुबह उठ के जाने का। और आपको 6-7 महीने एक सेट पे गुजारने, दिन के 14 घंटे गुजारने, दिन के 13 सीन्स करने हैं। सुबह आप 9 बजे से निकलते हैं उन्हीं लोगों के साथ एक गाड़ी में, और रात में 12 बजे घर आते हैं। ओनली संडेज यू गेट ऑफ इफ़ यू आर लकी। तो ऑब्वियसली जब इतना टाइम आपको स्पेंड करना है और वो वाइब मिसिंग है, वो सिस्टरहुड मिसिंग है, वो वार्मथ मिसिंग है, तो यू फील अनवेलकम, यू फील द टॉक्सिक एनर्जी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ ट्रांसलेट होकर आपकी सीन्स में आती है, इन द केमिस्ट्री यू शेयर ऑन स्क्रीन विद योर एक्टर्स। और ये चीज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने देखी, नॉट नेमिंग एनीवन, बट मेरा एक एक्सपीरियंस रहा रिसेंटली एक मेल एक्टर के साथ। इंटरेस्टिंगली शुरू में वी स्टार्टेड ऑफ एट नॉट सो गुड टर्म्स, तो वो वाइब बहुत ऑफ थी, और वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। ग्रेजुअली वी स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्जेशंस जस्ट लाइक दैट, और इतनी अच्छी वाइब बन गई मेरी उन्हीं के साथ। और फिर वो काम करने में मज़ा आता है, आप क्रिएट करते हैं, आप एक सीन होता है जो पेपर पे लिखा हुआ होता है, आप उसमें 10 नई चीज़ें सोचते हैं, आप 10 नए एलिमेंट्स डालते हैं, फिर यू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग, और वो चीज़ स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होती है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव कि जब आप सेट पे होते हैं, जब आप घर से निकल के जा रहे हैं, सेट पे इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, यू नीड टू फील सेफ। और मुझे लगता है एज एन एक्ट्रेस, एज अ फीमेल ऑन सेट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ज़ैनब जो कि परहैप्स एक मेल पर्सपेक्टिव नहीं अंडरस्टैंड कर सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड आई एम श्योर मेल पर्सपेक्टिव भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं समझ सकते होंगे। लेकिन एज अ फीमेल आपकी नीड्स डिफरेंट होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं सेट पे, अवेलेबिलिटी, लॉजिस्टिकल चीज़ें होती हैं, पर्सनल चीज़ें होती हैं, वगैरह वगैरह। उसमें इफ़ यू डू नॉट हैव अ फीमेल ऑन सेट, क्योंकि कुछ सेट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें फीमेल ही नहीं होती, कुछ सेट पे इत्तेफाकात ऐसे हो जाते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक दिन शूट है और उस दिन आपके साथ कोई फीमेल को एक्ट्रेस मौजूद नहीं है, कोई एडी नहीं है जो कि फीमेल है, प्रोडक्शन में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि फीमेल है, तो यू आर जस्ट वन फीमेल ऑन सेट सराउंडेड बाय 30 मेन ऑन सेट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खुल के नहीं बोल सकते। तो फिर मुझे एहसास होता है कि यार इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि कोई ना कोई फीमेल मौजूद हो। प्रोडक्शन हाउसेस को भी पर आपसे इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि एक ना एक लड़की, एक ना एक फीमेल स्टाफर मौजूद होना चाहिए। एंड ऑल्सो शायरा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ एक सर्टेन आई डोंट नो एक नैरेटिव है, बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं फीमेल फ्रेंडशिप्स को। एक कहीं पे ना एक जनरलाइज्ड सी एक स्टेटमेंट आती है, जैसे वो बहुत ही फेमस है, औरत औरत की दुश्मन होती है, औरत ही औरत की दुश्मन है, एंड आई हेट इट। उसकी वजह ये है कि मैं मतलब अपनी लाइफ में मैं गिनने पर आऊँ, वो लिस्ट नहीं ख़त्म होगी कि हाउ मैनी टाइम्स इन हाउ मैनी वेज अ वुमन हैव सपोर्टेड मी, एंड परहैप्स अ वुमन हैव सपोर्टेड मी मोर। और हम इसको इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दीज नैरेटिव्स, ये जो औरतों को, वुमेन फ्रेंडशिप्स, वुमेनहुड, और एक औरत की आइडेंटिटी, एंड लाइक व्हेन वुमेन आर कमिंग टुगेदर, एंड देयर इज अ सर्टेन कॉनोटेशन अटैच्ड टू इट। हाउ डू यू सी इट? अच्छा, आई वुड से कि ये वो चीज़ें जो मैं भी बचपन से, हम सब इसी माशरे में पले बड़े हैं, हम सब ये चीज़ें सुनते हुए हैं। इवन टुडे ये औरत औरत की दुश्मनी, दैट्स सच अ कॉमन नैरेटिव। मतलब यू हेयर इट लिटरली एवरीवन, एंड आई एम लाइक ठीक है आप ये कह रहे हैं, मुझे दिख क्यों नहीं रहा अपने इर्द गिर्द? मुझे उल्टा ये क्यों दिख रहा है कि व्हेन आई एम सराउंडेड बाय फीमेल्स, मैं अपनी फील्ड के लोगों की बात करूंगी, व्हाई डू आई फील सेफर, व्हाई डू आई फील मोर हर्ड, व्हाई डू आई फील मोर सीन जब मेरे इर्द गिर्द इस तरह की लड़कियां और ख़वातीन मौजूद होती हैं। और पता है इसमें मुझे लगता है फिर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी आ जाती है, जो फीमेल्स, आई थिंक आई एम सो सॉरी बट आई थिंक दे आर बेटर लिसनर्स। आई थिंक दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ मोर एम्पैथी, एंड आई थिंक एम्पैथी हर चीज़ का क्रक्स है, एम्पैथी हर चीज़ की कोर है। जब आप एम्पैथाइज नहीं कर पाते हैं, जब आप फील नहीं कर पाते, तो आई थिंक फिर आप किसी चीज़ को लेके प्रोटेक्टिव नहीं फील करेंगे, किसी चीज़ को लेके नर्चर नहीं करेंगे। और ये चीज़ ना, लेट्स से मैं बहुत ही एक टेक्निकल सी बात करूँगी, अपने काम से रिलेटेड मैं बात करती हूँ एज एन एक्टर। व्हेन आई ऑब्जर्व फीमेल्स अराउंड मी, मैंने देखा है वो अपने काम को लेके इतनी व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर हियर, बट बिकॉज दे आर एबल टू फील सो डीपली एंड सो पैशनेटली, they bring that energy into acting as well, they bring that empathy to their characters as well. और फिर मैं हैरान रह जाती हूँ कि यार
जबकि मेरी रियलिटी में मुझे ये वाइब मिल रही है अपने इर्द गिर्द की औरतों से, लड़कियों से, यू नो, दिस सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, दिस सेंस ऑफ बीइंग टुगेदर, दिस सेंस ऑफ सिस्टरहुड, वुमनहुड, ऑल ऑफ इट। तो फिर वो क्या नैरेटिव है जो मैं बचपन से सुनती हुई बड़ी हुई हूँ? क्योंकि उसकी तो मुझे उस एक गैप है रियलिटी में और उस नैरेटिव में, सच अ मैसिव गैप। इतनी सी बात है कि अगर इफ आई स्टेप आउटसाइड ऑन द रोड और एट एनी पब्लिक स्पेस और मेरी नज़रों में औरतें आ जाती हैं, आई सडनली फील सेफर। व्हाई इज दैट? And that's like naturally, like I don't know, but at least that's how. And because you said it, तो मैं इसको generalize कर रही हूँ. I look for women. अगर मैं कहीं when I step outside and I'm like, okay, ठीक है. Apps. ये हमारा That's how- रेडार होता है, ये हमारा exactly. बेंचमार्क है फॉर सेफ्टी, राइट? Absolutely. हम किसी भी नई जगह जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, द फर्स्ट साइड फॉर वुमन, लाइक हाँ चलो चलो। और आपने ना उसको बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन किया है कि हमें बताई एक चीज़ जा रही थी कि औरत ही औरत की दुश्मन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नज़र नहीं आ रहा। और इस तरह के बहुत सारे नैरेटिव्स हैं। और एक चीज़ जो मुझे बहुत परेशान करती है या बहुत तंग करती है, बॉदर करती है, वो ये वाला नैरेटिव है कि औरतें जो है ना वो बहुत इमोशनल होती हैं। और उसके साथ भी एक सर्टेन एक बेसिकली जो नैरेटिव है वो ये है कि इमोशनल होते हैं इसलिए बेवकूफ़ होते हैं, उनका इंटेलेक्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और इससे बहुत ज़्यादा फेमिनिन इमोशंस को भी बिलिटल किया जाता है ना, कि ये तो जैसे कोई बहुत फालतू सी फजूल सी चीज़ है, बड़ी लो वैल्यू सी चीज़ है। द रीज़न आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, और अभी जब आपने भी मेंशन किया, एंड ऑल्सो आई नो कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं भी थोड़ा-सा सोच रही थी, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा वो हिट कर रही थी उस तरह से, बीइंग अ वुमन एंड देन ऑल्सो रीडिंग अबाउट what you have done in your life and some of the events, Sabika, and I know that it's very important for you to talk about her as well, and I know it's very difficult as well. It can bring up like pain as well, but मैंने जब शाहिरा, मैं जब ये सुन रही थी, एंड जब हम पॉडकास्ट से पहले भी आई वाज रीडिंग अबाउट यू, एंड जस्ट थोड़ा सा और कि मैं और क्या अच्छे सवाल निकाल सकती हूँ और किस तरह से हम अच्छी कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, एंड that's how I felt, that's what I saw, कि ये हैं emotions, and I saw you channelizing your grief and asking for better legislation. And how I mean, I don't know कि मैं ये पूछूं कि how was that, how did you do it? I think what's coming up for me is, were you able to take care of yourself in that whole process, because that was grief and it was very powerful. ओके, एक तो सबसे पहली बात ये कि आपने बिल्कुल सही कहा कि नैरेटिव यही होता है कि इमोशनल होती हैं औरतें, और उन इमोशंस की कॉनोटेशन बेसिकली ये होती है कि जैसे इमोशंस कोई प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। आई थिंक मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ देखी है वो ये कि इमोशंस क्या कुछ कर सकते हैं एक्चुअली। इमोशंस हैव द पावर टू मूव एवरीथिंग। मुझे लगता है वो ताकत, वो क़ुव्वत किसी और चीज़ में नहीं है, वो लॉजिक में भी नहीं है, वो स्ट्रैटेजी में भी नहीं है, वो कैलकुलेशन में भी नहीं है, वो दुनिया भर की इंटेलेक्ट में नहीं है। आई थिंक इमोशन सुपरसीड्स इंटेलेक्ट फॉर मी। आई थिंक इमोशन सुपरसीड्स लॉजिक फॉर मी। Emotion for me is the most powerful tool out there. It's the most powerful human quality out there. ये मैं क्यों कह रही हूँ? मैं सिर्फ थियोरेटिकली नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखा है ऑन ग्राउंड। आपने सबीका के इंसिडेंट की बात की, तो थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट आपकी ऑडियंस को देती हूँ कि सबीका 17 साल की कज़न थी मेरी। कज़न भी एक मुझे लगता है वो टाइटल है, क्योंकि वो थी मेरी कज़न, वो मेरी बहन थी। हम एक ही घर में पैदा हुए थे, एक ही घर में पले बड़े थे। मुझसे छोटी थी वो, और उसका सिलेक्शन हो गया था यूएस में एक हाई स्कूल का एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, येस प्रोग्राम। मैंने बोल के कि सभी का तुम्हें इसमें अप्लाई करना है, मैंने बोल के उसको अप्लाई करवाया था। इत्तेफाक से उसी साल मेरा फुल ब्राइट में सिलेक्शन हो गया। मैं अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने चली गई थी, सभी का हाई स्कूल के प्रोग्राम के लिए चली गई थी, और हम आई थिंक वी वेंट टू द यूएस इन द सेम मंथ अराउंड द सेम टाइम। और वो आप इमेजिन कर सकती हैं कि वो सारी शेयर्ड एक्साइटमेंट थी एक नए मुल्क में जाने की, दोनों की शेयर्ड एक्साइटमेंट थी, और सब चीज़ें साथ साथ हो रही थी। सभी का टेक्सास में गई थी, टेक्सास के इलाके ह्यूस्टन में सेंटा फे हाई स्कूल में, और मैं वाशिंगटन डीसी में थी। सबीका का पूरा एक्सचेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, उसको वापस आने में 3 हफ्ते थे। और उसने एक बहुत ही वियर्ड सी बात है, उसने आखिरी उसकी स्नैपचैट स्टोरी उसने पोस्ट की थी, एक प्लेन की तस्वीर उसने लगाई थी। आई थिंक
आई थिंक ऑन द डे ऑफ अ मर्डर एक्चुअली, उसी सुबह में प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उसने लगाई थी, वो एक प्लेन की उसने तस्वीर थी कि हाउ मेनी डेज टू गो बैक टू पाकिस्तान, दिस मेनी डेज, ओनली 21 डेज और समथिंग। तो 18 मई 2018 में अपने स्कूल में आर्ट्स क्लास में थी और एक शूटर एंटर होता है स्कूल में, वो उसी स्कूल का स्टूडेंट था, 18 साल का था, और उसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, 10 लोगों को मार दिया, जिसमें 2 टीचर्स थी, आर्ट्स स्टूडेंट्स थे और एक समीका भी थी। तो ज़ैनब उस पूरे इंसिडेंट की सबसे जो मुझे पेनफुल रियलिटी लगती है ना, वो ये लगती है कि जब सबिका अपने आखिरी लम्हात में वो उस क्लोजेट में छुपी हुई थी, वो एक कमरा था दोनों क्लासरूम्स के बीच में जिसमें छुपी हुई थी, उसके पास उसकी क्लासमेट ने बताया था बाद में कि उसके पास एक मोमेंट था डिसाइड करने का कि क्या वो भाग जाए या वो रुक जाए, एंड शी वाज सो स्कैर्ड। आप इमेजिन करें वो 17 साल की बच्ची इतनी डरी हुई थी उस लम्हे में कि शी डिसाइडेड टू स्टे बैक। उसे लगा मैं अभी भाग के जाऊंगी तो अचानक से शूटर मुझे मार ना दे। आप अपने मुल्क से, अपने पेरेंट्स से मीलों कोसों दूर, रमज़ान चल रहे थे, वो रोज़े से थी, और यहाँ पे पाकिस्तान में तैयारियाँ चल रही थी उसकी वापसी की, और वो बता रही थी अपनी मम्मा को कि इफ्तार में ये सारी चीज़ें आपने बनानी है जब मैं आऊँ। और ऐसे मुल्क में आपका मर्डर हो जाए जो आपका अपना मुल्क नहीं है, अपनी फैमिली से आप मीलों दूर हैं। देन आई वेंट टू टेक्सास और मैं सबिका की बॉडी रिसीव करके आई केम टू पाकिस्तान विद हर बॉडी, और फिर मैं वापस गई अमेरिका। मेरे पास आखिरी 1 साल बचा था मेरा ग्रेजुएट ईयर, आखिरी मास्टर्स का, मगर मुझे उस पॉइंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं था अपनी पढ़ाई में, मतलब मैं बिल्कुल अलूफ़ हो गई थी उस चीज़ से। और मेरे वापस अमेरिका आने का सिर्फ एक मकसद था कि मेरा 1 साल रहता है ग्रेजुएशन का, तो मैं इस साल को यूज़ करूँगी, सबिका के लिए कुछ करना है मुझे। और पूरा 1 साल इन्वेस्ट किया इस पूरे प्रोसेस में, पूरे बिल्स पढ़े वहाँ पे, पूरी वहाँ की लीगैलिटीज़ पढ़ी, वहाँ का कानून पढ़ा, वो सारी चीज़ें पढ़ के 3 बिल्स तरतीब दिए, 3 बिल्स लिखे आप कह सकते हैं, जिसमें से एक बिल का नाम था सबिका शेख फायर आर्म लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट, अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बिल अबाउट हाउ टू रजिस्टर all the firearms and all the ammunition in the United States of America. और वापसी से 2 दिन पहले, ये वो मिरेकल है मेरी लाइफ का जो मैं बहुत फ़ख्रिया तौर पे बताती हूँ, मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि कैसे हो गया कि वापसी मंडे को थी, फ्राइडे वाज द लास्ट वर्किंग डे, यूएस कांग्रेस का आखिरी वर्किंग डे था मेरी वापसी से पहले, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और मुझे वेंसडे को कॉल आती है कि हम फ्राइडे को सबिका के बिल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पाकिस्तान आने से 2 दिन पहले आई वाज स्टैंडिंग द यूएस कांग्रेस, और मैंने सबिका की वो बिल्स इंट्रोड्यूस करवाए वहाँ पे। तो वो पूरा जो 1 साल का प्रोसेस था ना ज़ैनब, वो बहुत बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव था। मुझे लगता है अमूमी तौर पे नहीं होते इस तरह के एक्सपीरियंसेस लोगों के, क्योंकि वहाँ मैं ग्राउंड पे उतर के वहाँ की कम्युनिटीज़ में बैठ के मैंने काम किया उस 1 साल में। वहाँ पे ब्लैक एंड ब्राउन कम्युनिटीज़ की रियलिटीज़ देखी जो एक्चुअली इम्पैक्टेड हैं गन वायलेंस से, जिनका बच्चा घर से जाता उन्हें पता ही नहीं होता वापस आएगा नहीं आएगा। वहाँ पे ड्रग्स के मसाइल देखे, वहाँ पे देखा कि गन्स कितनी कॉमन है। मतलब आप एक यंग शख्स के पास सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है? परहैप्स सेल फोन। वहाँ पे गन्स आर इवन मोर कॉमन देन दैट। गन्स खिलौना है वहाँ पे। तो जब आप ऐसी रियलिटी एक दूसरे मुल्क के ग्राउंड पे उतर के देखते हैं, वहाँ आप मार्चेस करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, स्पीचेस करते हैं, फिर आप एनआरए जो नेशनल राइफल्स एसोसिएशन है वहाँ की सबसे बड़ी गन लॉबी, उनके हेडक्वार्टर के सामने आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ के सारे जो मेंबर्स हैं वो निकल कर आ गए वो द मशीन गन्स लोडेड ऑन योर हेड, AR-15s मशीन गन्स टू आवर हेड्स। तो वो एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो बहुत चेंज कर देते हैं आपको। मुझे लगता है मैं अपने इंटरव्यूज़ में या कहीं पे किसी प्लेटफॉर्म पे जब बात भी करती हूँ ना इन एक्सपीरियंसेस के बारे में, सही से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ कि व्हाट दैट एक्सपीरियंस रियली वाज। यू हैड टू बी देयर टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फिर आप पाकिस्तान आके देन आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन अ बिल। यहाँ पे भी 3 साल एक पूरे बिल का प्रोसेस, मैंने एक बिल लिखा 30% यूथ इलेक्शन कोटा के नाम से। और ये क्यों करती थी मैं काम, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों मुझे सुकून नहीं मिलता था अपनी ज़िंदगी में, खुश रहती मैं, आई हैड अ जॉब, आई शुड हैव बीन फाइन विद थिंग्स, बट मुझे ये होता था कि आई रिमेंबर जब पाकिस्तान वापस आई 2019 में, तो मुझे ये चीज़ बहुत ना रेस्टलेस रखती थी ज़ैनब कि पाकिस्तान में 64% यंग लोग हैं, हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं हैं, ओनली 2.2% ऑफ आवर कैबिनेट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ यंग पीपल। सो मच डिस्पैरिटी, क्लाइमेट इमरजेंसी हमारी सबसे बड़ी रियलिटी है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। आप न्यूज़ में देखते, आप इंटरव्यूज़ देखते हैं पॉलिटिशियंस के, दे आर टॉकिंग अबाउट सम मंडेन इशूज़,
और उन इश्यूज पे बात नहीं होती जो हमारी रियलिटी है, हम यंग लोगों की, जेनजीज एंड मिलेनियल्स की जो रियलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम डील कर रहे हैं, 3 जॉब्स करके हम अपनी अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यू नेम इट। Yeah. जब मैंने देखा कि इन मसाइल पे कोई बात ही नहीं हो रही, हमारी नेशनल असेंबली के अंदर बात नहीं हो रही, देन आई रोड द 30% यूथ इलेक्शन कोटा बिल, जिसकी बेसिकली यही डिमांड थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 30% इलेक्शन टिकट्स 25 से 35 साल के नौजवानों को देगी, इनकी इलेक्शन कैंपेन्स को फंड करेगी, और जब ये लोग इलेक्ट होकर आ जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो आप अपनी लीडरशिप का 30% इन यंग लोगों को देंगे। वो And बिल, sorry, when was this? I started this process in 2019 when I got back to Pakistan from the US, और ये 3 साल चला प्रोसेस, और 2022 मई की 24 तारीख, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, ये नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ बिल। बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस था, मैं 53 पार्लियामेंटेरियन से जाके मिली अक्रॉस पार्टी लाइंस। ओ माय गॉड, आपने मुझे क्या याद दिला दिया, वो क्या मीटिंग्स होती थी, वो भी एक प्रोसेस होता था एक आम शख्स के लिए। वो मीटिंग्स हासिल करना, उनको मैसेजेस करना, उनको फॉलो अप्स करना, 3 साल तक, और फिर वो बिल नेशनल असेंबली में इंट्रोड्यूस हो गया, और जो रेलिवेंट मिनिस्टर थे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और वो बिल इवेंचुअली चला गया स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास। और फिर मई 2022 की मैंने आपसे बात की है, नेक्स्ट ईयर 2023 जनवरी 11 तारीख, द बिल वाज सपोज्ड टू बी डिबेटेड इन द स्टैंडिंग कमेटी, बट दैट मीटिंग नेवर हैपेंड, एंड इवेंचुअली वो बिल लैप्स हो गया, क्योंकि इतने टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होती नहीं है। आप कितनी तको दो कर लें और आखिर में आपको पता चले कि फाइनली मेरा बिल स्टैंडिंग कमेटी में डिबेट होने वाला है, सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी से अप्रूव हो गया, इसका मतलब है बिल अप्रूव है। और वो मीटिंग ही किसी न किसी टेक्निकल वजह से कैंसिल हो गई, और उसके बाद वो कैलेंडर शिफ्ट हुआ पूरी नेशनल असेंबली का, और वो बिल लैप्स हो गया। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट। How do you feel about it? Lapse होने? I feel very helpless, to be really honest. I feel really helpless. अभी 2 साल हो गए हैं उसको लैप्स हुए हुए। फिर आप बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं कि हमें पॉलिटिक्स में लगा के आप खुद एक्टिंग में आ गई। द रियलिटी इज़ कि जब आप सिस्टम से कभी-कभार आप इतना थक जाते हैं, व्हेन यू गिव इट एवरीथिंग यू हैड, और फिर नहीं होती चीज़ें, तो फिर आपको लगता है यार। And then that's fair, you're I hope you don't blame yourself in any capacity, because you did your best, and I mean your best be with on very different standards, not your average. No, but perhaps कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में अगर वो कुछ इनकम्प्लीट चीज़ें रह गई हैं ना, उनमें से एक ये है, एंड आई at some point in my life at the back of my head मेरी ये है भी manifestation की बिल दोबारा से मैं करूँ। And how was the difference, आपने 2 country, एक पाकिस्तान में and then US में, and you fought for something, and it's almost like a very, like एक personal cause था, and then obviously वो एक social cause बन गया, and then you worked for it. क्या contrast है दोनों मुल्कों में काम करने का? And I think मेरे लिए सबसे बड़ा contrast ये था ज़ैनब कि, और अभी आपके सवाल पूछने पे मुझे याद आया कि कॉन्ट्रास्ट था, और मैं कभी भी इस कॉन्ट्रास्ट के बारे में बात नहीं कर पाई पहले, कि मैं पाकिस्तान में जिस बिल पे काम करी थी ना, उसमें मुझे एडवांटेज ये था कि यहाँ मेरे पास मेरी फैमिली थी, मेरा सेफ्टी नेट था। मैंने आज तक ये चीज़ सोची नहीं एक्चुअली। मैं हमेशा जब भी मुझसे कोई सवाल करता था, मैं सिस्टम्स को और कंट्रीज़ को कंपेयर करती थी, मैं अपने एक्सपीरियंस को कंपेयर नहीं करती थी। नाउ दैट आई कंपेयर माई एक्सपीरियंस, तो हाँ, जब मैं यहाँ पाकिस्तान में इस बिल पे काम करी थी, आई हैड माई पेरेंट्स विद मी, माई फैमिली विद मी। तो एक आपको होता है कि यार मैं कितना भी नेशनल असेंबली में झगड़ा करके आई हूँ, अभी किसी से डिबेट करके आई हूँ इस बिल पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। अमेरिका में मेरे पास ये लग्जरी नहीं थी। अमेरिका वॉज अ वेरी वेरी स्कैरी टाइम, वेरी स्कैरी टाइम, मतलब वॉज वेरी वेरी, आई वुड से वेरी विजुअली अ वेरी डार्क टाइम इफ़ आई थिंक अबाउट इट, बिकॉज सबीका की वो थॉट ना कॉन्स्टेंटली मुझे इस चीज़ में मुब्तला रखती थी कि यार टाइम कम है मेरे पास, मुझे 1 साल के बाद आई हैव टू रिटर्न टू माई कंट्री, और उससे पहले करना है ये। तो वो जो एक जंग थी ना, उस कोशिश और वक्त के बीच में, वो एक मुश्किल जंग थी। I'm in awe of your resilience, Zahira. I mean, I can't imagine, because ऐसा normally भी होता है, and because I ज़्यादा imagine करती हूँ, and that's how I was visualizing it, you fighting, and it was like a very dark, like that's how I was imagining you. And also I would like to take this moment to, what was your favorite memory with Sabika, and also if you can also share how was she as a person, I would really like to know that.
शी वॉज अ वेरी पॉजिटिव किड, मतलब उसकी एक सबसे, उसमें ना 2 क्वालिटी स्टैंड आउट करती थी मेरे लिए। एक तो ये कि वो ऑप्टिमिस्टिक बहुत थी, और उसके अंदर ना एक केयरिंग एलिमेंट बहुत था। मतलब शी वुड ऑलवेज लुक आउट फॉर द नीड्स ऑफ द अदर पर्सन, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना मतलब अच्छी बात है। इंसान को थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए किसी पॉइंट पे। लेकिन उसकी शायद परहैप्स इसी क्वालिटी की वजह से व्हेन शी पास्ड अवे, जब उसका मर्डर हुआ, तो हमें बहुत हैरत हुई ज़ैनब कि उसके इतने दोस्त हैं, उसके इतने दोस्त इतने कम वक्त में बन जाते थे। शायद उसकी इसी क्वालिटी की वजह से कि शी वाज सच अ चर्पी पर्सन, शी वाज सच अ हैप्पी पर्सन। और ये जो अमेरिका का उसका सिलेक्शन और पूरा प्रोसेस, उसकी एक्सेप्टेंस हुई, वो मुझे तस्वीरें भेजती थी टेक्सास में छोटी छोटी चीज़ों की। मतलब एक दिन मुझे याद है वो रनिंग पे गई। अब एक 17 साल की बच्ची के लिए ये बड़ा न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसने नहीं यहाँ पे एक्सपीरियंस की वो चीज़। तो वो उस चीज़ को लेके इतनी खुश थी कि शहीरा बाजी, आई हैव डन दिस थिंग टुडे, मैं आज रनिंग करके आई हूँ और ये माइलस्टोन मेरी लाइफ का हो गया। तो छोटी-छोटी चीज़ों को लेके बहुत खुश होती थी। फिर वो आई थिंक वहाँ के कल्चरल जो एक्सचेंज था, तो वहाँ पे उसने वहाँ उनके किसी इवेंट पे कोई चीज़ बनाई थी, कुछ बुनाई की थी किसी चीज़ की। छोटी-छोटी चीज़ों को लेके शी वुड बी हैप्पी। और जो मेरी एक बहुत अच्छी मेमोरी उसके साथ है, जो मैं अक्सर शेयर करती हूँ, 2 मेमोरीज़ हैं। एक जब हम एक ही घर में पले-बड़े, तो हमारा जो है ना एक रात का होता था कि हम सारे कज़िन्स मिलके, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो हम सीढ़ियों पे बैठते थे। हम इधर-उधर की बातें करते थे, गॉसिप करते थे और क्रिकेट बहुत खेलते थे। गर्मियों में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो समीका के साथ वो एक बहुत फॉन्ड मेमोरी है। और आखिरी मेमोरी मेरी उसके साथ ये है कि एक ड्रामा, पाकिस्तान का ड्रामा था, उसका नाम है यकीन का सफ़र। अ ब्रिलियंट ड्रामा, इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट एज़ वेल। सज्जल अली का नाम है वो। तो हर वेडनेसडे को आता था वो, तो मैं और समीका वो टेक्सास में बैठ के देखती थी, मैं वाशिंगटन में बैठ के देखती थी, हम रिव्यू कर रहे होते थे उसको। बहुत परेशान थी आखिरी क्लाइमेक्स को लेके कि क्या होगा। दैट वाज़ द लास्ट गुड मेमोरी आई हैड। Thank you for sharing. Um, you know, what you did, you channelized your grief, and जब हम किसी को ये करता हुआ देखते हैं ना, ख़ास तौर पर हम किसी ख़ातून को देखते हैं, तो शायद हम रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन हम ना कहीं से थोड़ा-सा एक 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 ग्लिम्प्स ऑफ करेज मिल रहा होता है हमें, और वो ना बहुत छोटा होगा, लेकिन वो एक रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। एंड एंड आई डोंट नो कि मेरा इसमें सवाल क्या है, बट लाइक दिस पॉइंट इट जस्ट पॉप्ड अप कि हम अक्सर बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं उन सारी ख़वातीन की कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कि इस सोसाइटी के अंदर, एंड व्हाट यू डिड इज़ नॉट स्मॉल, लाइक इट वाज नॉट स्मॉल, एंड जिसने भी देखा होगा उसके ऊपर असर होगा, चाहे वो उसने बड़ा साइलेंटली देखा, उसने उससे इंटरेक्ट ना किया हो, या उसको शायद ये भी महसूस हुआ हो कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यहाँ के सिस्टम उससे वो नहीं करता। हाउ डू यू फील कि औरतों को किस तरह से हिस्ट्री से वाइप आउट किया हुआ है, औरतों की कोई कंट्रीब्यूशन मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस दुनिया को बनाने में आज हम जो जहाँ तक पहुँच गए हैं, अभी भी इट्स लाइक अ बिग फाइट, बट व्हाट वी हैव मैनेज्ड टू अचीव, एक कितनी सारी खवातीन थी who were paving the way. How do you feel towards कि जो अंडर एस्टिमेशन है इसकी? आई थिंक अंडर एस्टिमेशन तो डेफिनेटली है। और ये मैं जब मैं इस अपने एक्सपीरियंस से गेज करती हूँ सारी चीज़ों को, थ्योराइज नहीं करती, क्योंकि बहुत करके देख लिया। मुझे लगता है मेरे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेसिस पे ही मैं बात करूँ तो वो ऑथेंटिक है और वो वैलिड है। तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने ज़ैनब ये देखा कि मैं आज जहाँ पे हूँ, जहाँ बैठी हुई हूँ, ये मेरे अकेले का कमाल तो नहीं हो सकता। जिस इंडस्ट्री में हूँ, घर पे गाड़ी आती है, गाड़ी में बैठ के सेट पे जाती हूँ, सेट पे अपनी परफॉर्मेंस देती हूँ, वापस घर आती हूँ। ये जो एक साइकिल बनी हुई है जिसमें एक सेफ्टी महसूस होती है मुझे, ये मुझसे पहले जो एक्ट्रेसेस आई हैं जिन्होंने वर्क प्लेस सेफ्टी को इंश्योर किया है, आई एम श्योर ये उनका काम है। मैं अपनी पिछली जॉब में थी, उस जॉब में वर्क स्पेस में मैं अपने आप को महफूज महसूस करती थी, मैं अपने काम पे तवज्जो दे सकती थी, बिकॉज आई न्यू फॉर अ फैक्ट के women who came before me, who wrote the policies down, who made sure कि the SOPs of this place speak about the safety of everyone and anyone. ये उनकी वजह से है कि मैं आज आंखें बंद करके भी बैठ के आई कैन बी ऑन माई लैपटॉप। आप अमेरिका की बात कर लें, आप पाकिस्तान की बात कर लें, जहाँ कहीं भी ज़ैनब मैंने अपने आप को महफूज महसूस किया है, वो मुझे, और इंस्टीट्यूशंस के अंदर जब मैंने अपने आप को महफूज महसूस किया है, वो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये उन औरतों की काविशों की वजह से जो मुझसे पहले आई हैं,
उनके एक्सपीरियंसेस के नतीजे में उन्होंने इंश्योर किया है इस चीज़ को कि हम हमारे बाद आने वाली लड़कियों को वो फेस ना करना पड़े जो हमने फेस किया है। इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। अभी एक रिसेंटली केस हुआ, हुमैरा असगर का केस हुआ। उसके फ़ौरन बाद लाइक इन अ स्पैन ऑफ आवर्स एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है जो पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस मिलके बनाती हैं, सीनियर एक्ट्रेसेस मिलके बनाती हैं, जो इंडस्ट्री में जिनको कुछ अरसा हो चुका है। आई एम पार्ट ऑफ दैट ग्रुप and I was telling my mother and was telling my friend, I feel so safe suddenly. I feel like I belong. और उस ग्रुप पे एक्टिवली लड़कियों के एक्ट्रेसेस के मसाइल डिस्कस हो रहे हैं। तो ये वो काविशें हैं ना ज़ैनब जो एक्चुअली जिनके टेंजिबल इम्पैक्ट्स हैं। ये वो काविशें हैं जिनके नतीजे में फिर मुझे लगेगा हाँ यू नो आई कैन बी समथिंग, आई कैन बी समथिंग, और ग्लास सीलिंग में एक्चुअली तोड़ सकती हूँ। देयर आर पॉसिबिलिटीज आउट देयर फॉर अ वुमन लाइक मी। तो आई थिंक इट्स all thanks to the credits and the efforts and the genuine intent of all the women who came before me. Yeah, and it's so important to mention this, you know, क्योंकि unfortunately वो tangible नहीं हो पा रही होती औरतों की जो contributions हैं, ये ख़वातीन ये बड़े अरसे से कर रही हैं. They have been looking out for each other because you know वही radar है, पता है कि you know like we have to look out for each other. और कहीं ना कहीं उसको reduce कर दिया on you know just the optics of it, body, beauty. कि लगना कैसे है, दिखना कैसे है, you know ये एक औरत की वर्थ यहाँ पे है कि you know अच्छा ये इन स्टैंडर्ड्स पे मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, and you're also very vocal about it as well. And then you know again like मैं तो इंडस्ट्री को as an outsider ही देख सकती हूँ. So how do you take this in an industry जो कि assume ये किया जाता है या impression ये है कि perhaps you know ये बहुत ज़्यादा rely करती है outer beauty के ऊपर. So how are you you know like have you struggled with it or is it okay like अभी बेहतर हो गई हैं चीज़ें? नहीं, आई थिंक इवॉल्व कर रही हैं चीज़ें, लेकिन ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि चीज़ें बिल्कुल इवॉल्व कर गई हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि स्पेशली जो यंग लड़कियां आ रही हैं, द जेनजीज एंड द मिलेनियल्स, उन्होंने ना नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया इन द रीसेंट पास्ट। आई वुड से 5 साल के अरसे में, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो 5 साल के अरसे में ना आपने देखा कॉन्वर्जेशंस पॉप अप हो रही हैं अबाउट व्हाट डिफाइंस ब्यूटी। कॉन्वर्जेशंस पॉप अप हो रही हैं कि एक एक्टर की वर्थ क्या है, हु इज़ एन एक्टर, ठीक है। हाँ, मैं इस चीज़ को डिस्काउंट नहीं कर सकती कि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ शो बिजनेस, और अगेन आई कांट फाइट होल सिस्टम एंड परहैप्स यू नो परहैप्स मुझे लगता है कि अगर इस सिस्टम की डिमांड ये कि आई लुक अ सर्टन वे, देन आई माइट एज वेल बिकॉज आई नीड टू फोकस ऑन माई एक्टिंग एट द एंड ऑफ द डे। तो मुझे ये जो मतलब ये जो वैनिटी है, ये इस चीज़ से मुझे अपने दिमाग को जो है आई हैव टू मूव बियॉन्ड इट, और वो एक ही सूरत में पॉसिबल है कि मैं उस चीज़ को मेक श्योर करूँ कि आई लुक somehow the way they want me to, so that I can then focus on the actual job at hand, which is my acting. तो चूंकि मुझे मेरा ज़्यादा जो ग्रीड और लालच है वो ये है कि मुझे मीठी काम और एक्टिंग करने का मौका मिले, तो अगर उसके लिए प्रोसेस ये रिक्वायर कर रहा है, सी आई मीन रज़िया में इफ़ आई हैड टू लुक लाइक दैट गर्ल, I had to look like that girl. अगर मंजली में I had to look like a person who's very interested in makeup and who's very interested in the ornaments in the exterior, तो मैं फिर उस पर डिबेट नहीं कर सकती। अगर मैं मंजली हूँ तो मैं मंजली हूँ, मुझे फिर उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर वहाँ शहीरा नहीं हो सकती। अगर वहाँ शहीरा है जो किस चीज़ पे डिबेट कर रही है कि यार आई कांट लुक लाइक दिस, आई कांट बी ऑब्सेस्ड विद ब्यूटी एंड ऑल ऑफ इट, तो फिर मुझे लगता है मैं अपनी एक्टिंग के साथ इंसाफ नहीं कर रही, क्योंकि वो किरदार डिमांड कर रहा है कि मैं इस तरह की दिखूं, तो मैं उस चीज़ में फिर I can't So I think how I look at it is कि there are like ऐसा लग रहा है कि there are two sides. एक तो visualization is important, और उसमें यह है कि जो visual है उसको एक certain storytelling है जो कि उसके लिए visuals are important एक उस पे, और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि वो harm किस तरह से कर रहे हैं उस एक certain actress को, कि उसकी जगह ही उस वक्त बनेगी, no matter the character, no matter the acting, no matter she has to look a certain way and she is in. So I think for me it's like मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ कि like what you're talking about is कि this is my job and this is what I do and I work hard for it, and you know that's basically a prerequisite of being because see Zainab, even if I fight the narrative, I mean I chose this job, I chose this industry, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को ये कन्विंस करना है, और मेरे नज़दीक, टू बी रियली ऑनेस्ट, मेरे नज़दीक when I am a character,
आई एम दैट कैरेक्टर। परहैप्स मैं अभी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ मैं वही उसी पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का एक्टर थोड़ा सा निकल कर आ जाता है, जो कि बार बार ये कह रहा है कि यार इफ आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर आई हैव टू completely transform myself physically for that, whatever it takes. Also you mentioned Gen Z और millennials और वो किस तरह से जो है वो चीज़ें चेंज थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा पेस उनकी ज़्यादा है। एक जो बड़ा पॉपुलर ओपिनियन है ना, स्पेशली Gen Z और लेटर millennials के बारे में भी, बट मोस्टली Gen Z के बड़े बदतमीज लोग हैं, और ये हम बड़ा सुनते भी है। लाइक इवन समटाइम्स कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, वो सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, तो ये जो नए आने वाले बच्चे हैं इनको बिल्कुल जो है ना वो वैल्यूज नहीं है। सो लाइक क्या इसका क्या सीन है? अरे नए आने वाले बच्चे सारे बेचारे कुकीज हैं आप। नहीं मैं बॉर्डर लाइन जेंजी, वैसे भी मैं रिलेट नहीं करती। मुझे आई थिंक मैं तो क्यों इतनी बदनामी क्यों है? क्यों लाइक व्हाट डू यू थिंक दैट देयर इज अ रीजन behind why do you sound like a boomer asking this question? नहीं, आई हैव ऑल माय सिंपैथीज विद जेन ज़ी एंड आई एक्चुअली प्रोटेक्ट देम, बट मेरा एक्चुअली ये भी सवाल है कि यू नो लाइक वेयर डज इट, परहैप्स बिकॉज़ वो चैलेंज करते हैं सारे आपके जो ट्रेडिशनल नैरेटिव है। आई थिंक मिलेनियल्स और जेन ज़ीज में ना बहुत डिफरेंस है। एक तो हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मिलेनियल्स जब व्हेन दे वर कमिंग ऑफ एज, तो उनके पिछले 20 साल में और ये मेरा ओपिनियन नहीं, रिसर्च है कि उनके पिछले 20 साल में, यानी कि 2000 की जो सन थी 2000 से लेकर 2020 तक का जो अरसा था, उसमें दुनिया जितनी तेज़ी से बदली वो उससे पिछले 50 साल में नहीं बदली, क्योंकि डिजिटाइजेशन हो गई, क्योंकि 9/11 हो गया, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी बिल्कुल शिफ्ट हो गई, राइट। तो मिलेनियल्स के अंदर ना थोड़ा वो बेचारे ट्रॉमेटाइज थे। वो ट्रेडिशंस को, ट्रेडिशनल जो कॉवेनेंट्स नहीं होते, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, पेरेंटिंग, वो सख्तियाँ, वो चीज़ देख के ज़्यादा बड़े हुए थे। तो वो निस्बतन उनके अंदर एक खौफ का एलिमेंट भी था, रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी था, और खामोशी भी थी, वो वाला एलिमेंट था। जेनजीज वो देख के बड़े नहीं हुए, और जेन अल्फा का तो फिर पूछे नहीं हो, तो फिर अल्लाह ही जाने क्या होगा उनका। तो जेनजीज वो थोड़े लिबरेटेड है उन ट्रेडिशन से, और स्पेशली यू नो वही वाली बात है कि एक साउथ एशियन हाउस होल्ड में जब आप एल्डेस्ट चाइल्ड होते हैं तो वो एक अलग ही उसकी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और जेनजीज थोड़े यंगर साइड पे हैं। तो आई थिंक उनका जो ग्रोइंग अप एक्सपीरियंस था, कमिंग ऑफ एज एक्सपीरियंस था, वो बहुत डिफरेंट रहा है मिलेनियल्स से। मिलेनियल्स ग्राउंडेड रहे हैं, और जेनजीज मुझे लगता है वो दे आर more like free birds as well. Plus, I also feel, and correct me if I'm wrong, कि you know there is also एक कंट्रोल है जो कि जेन ज़ी बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं, एंड द प्रीवियस जनरेशन दे जस्ट डोंट वांट टू लेट गो ऑफ द थिंग्स, एंड यू नो मुझे ये हर जगह पे सीपन होता हुआ फील हो रहा था, एंड समटाइम्स इवन विद यू नो जब किसी पुराने सीनियर एक्टर की कोई आ रही होती है, तो यू नो लाइक देयर इज वो बोल कुछ रहे होते हैं अबाउट द फ्यूड एंड एवरीथिंग, बट दैट्स हाउ दैट्स व्हाट आई हियर कि यू नो व्हाट छूट रहा है, हमसे छूट रहा है, इसको ऐसे नहीं करें, आप चेंज नहीं करें चीज़ें। आई थिंक इनसिक्योरिटी है, जनरेशनल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, और ये इनसिक्योरिटी ना बहुत नेचुरल है। मतलब आप कहीं पे भी चले जाएं, किसी भी डायनामिक में इस चीज़ को देख लें कि जब कंट्रोल किसी के हाथ से या अथॉरिटी किसी के हाथ से छूट रही होती है, तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाता है कि हम ऑब्सोलीट ना हो जाएं, हम इररेलेवेंट ना हो जाएं। और मुझे लगता है कि इसी वजह से प्रॉब्ली मिलेनियल्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा ओल्ड स्कूल होते हैं। लेकिन अगेन आई थिंक आई डिसएग्री विद माई ओन सेल्फ, क्योंकि ओल्ड स्कूल लोग आपको हर जनरेशन में मिलेंगे। लाइक मुझे लगता है मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, बहुत ज़्यादा, और नॉस्टैल्जिया, आई लिव इन अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया, आई थ्राइव इन दैट, और वही 90s की वाइब मुझे बहुत पसंद है, पुराने गाने मुझे बहुत पसंद है, स्टफ लाइक दैट। तो आई थिंक हर जनरेशन में इंडिविजुअलिटी आपको मिलती है कहीं ना कहीं, लेकिन इसकी कोर पे आई थिंक परहैप्स पाकिस्तान की मैं डायनामिक की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ, और ये रेलिवेंट इसलिए जब मैंने 30% यूथ इलेक्शन कोटा की कैंपेन पे काम किया था, बहुत ज़्यादा स्टडी किया था यूथ साइकोलॉजी को और जनरेशनल गैप को। तो मैंने यही समझा कि एक्चुअली गैप यहाँ पे आ रहा है कि कॉन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, क्योंकि इतना सेंस ऑफ फियर है इधर भी और उधर भी। पेरेंट्स में भी एक सेंस ऑफ फियर है, बच्चों में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, ओ सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, सेंस ऑफ फियर है, जिसकी वजह से वो एक साथ नहीं सही है, वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है थोड़ी। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर, सेंस ऑफ फियर पेरेंट्स में भी है, सेंस ऑफ फियर बच्चों में भी है, जिसकी वजह से वो ऐसे जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बाकी तो एक सोफे पे आके नहीं बैठ रहे हैं और हैविंग मीनिंगफुल कंप्लीटली एग्री, ऐसा ही है। दैट्स द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। सो वी नीड न्यू नैरेटिव्स, हमें जो है वो चाहिए हैं, जेन ज़ी की स्टोरीज चाहिए हैं, और हमें जहाँ आपने इतने बिल्स लिखे हैं, do you feel like writing a script or perhaps you know moving towards producing something or direction or
What do you think? Like the hair, do you see that yourself doing that? आई थिंक ये बहुत ओवरवेलमिंग काम है, Mm. बट आई कांट गिव यू अ डेफिनेट आंसर, क्योंकि मुझे खुद अपना नहीं पता होता कि मैं आज से 3 साल के बाद कुछ और ही कर रही हूँ, पता नहीं। आई मीन या लाइफ इज़ ऑल अबाउट सरप्राइजेस। लेकिन मुझे लगता है, मुझे बोला है बहुत सारे लोगों ने, अमेरिका में भी आई रिमेंबर समबडी सेड टू मी कि शहीरा आपको ये लिखना चाहिए, पूरी सबीका की स्टोरी, अपनी स्टोरी किसी किताब में लिखनी चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि अब मैं लाइफ में जिस स्टेज पे हूँ, वो एक, आप समझ लें, वो पूरा एक फटीक जमा हो जाती है, लिथार्जी हो जाती है, थकन हो जाती है। मुझे लगता है मेरे अंदर ना वो पेशेंस नहीं रही ज़ैनब अब कि मैं लिखूं या मैं डायरेक्ट करूं। मैं बहुत रेस्टलेस हो गई हूँ इस चीज़ को लेके। ये वो वाली आर्ट होती है, ये वो वाली क्राफ्ट्स होती हैं which require patience, and I think I'm out of it. Yeah. And you know, you are taking your time, and I don't know if you're taking your time, but you know, like you're listening to yourself, and if you feel कि अभी नहीं, तो you know, and I'm really happy to hear that, you know, you're listening to yourself, and you know, if you feel ready, and you know, but ये ज़रूर है कि ख़वातीन की कहानियाँ जो हैं वो हमें चाहिए, और ख़वातीन को ही लिखनी भी पड़ेंगी, and I would love, you know, for you to be able to, या कोई इस तरह का कोई एवेन्यू ज़रूर हो जहाँ पर हमें शहीरा नज़र आए, लाइक कहानियों में या एक नैरेटिव देते हुए, बिकॉज यू नो अभी इस पूरी कॉन्वर्जेशन में दैट्स ऑल आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, दिस नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट, इसके ऊपर क्यों नहीं कुछ बनता, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सो या नो प्रेशर, but yeah, I would, you know, No pressure, but pressure. but also, you know, like हम लोग ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन, दुनिया बदलने का बर्डन भी ख़वातीन के ऊपर आ जाता है, so I'm also mindful of that. So like I mean it, no pressure. However, what I'm really trying to say is कि I would love to see that, and I can imagine how great and amazing it would be, because you know, even with your performances that I've seen, especially Razia Naila, I had goosebumps, and even some of the things that you were talking about, and I could feel it, and you know, like there, because वो जो दिल से निकलती है ना कोई चीज़, and जो आपके lived experiences होते हैं, उसमें बड़ी ताकत होती है, so even when you know it's आप share कर रहे होते हैं, so yeah, it can become something very powerful. Thank you so much. I'm so happy that this happened, and I hope कि हम ये दोबारा भी करें और बार बार भी करें, and जाते जाते for our audience, is there anything that you would like to, हमारी audience में वैसे तो मर्द हज़रात भी देखते हैं, ख़वातीन भी देखती हैं, moms भी देखती हैं, but anything that you would like to say to them, or anything that's important to you that you want to share. Okay, yes. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, वो ये है कि कहीं मैंने पढ़ा था, आई थिंक मैं किसी प्रोटेस्ट में थी अमेरिका में, और वहाँ पे किसी ने ना पोस्टर एक उठाया हुआ था, और उस पे लिखा हुआ था कि इफ़ इट डजंट इफ़ेक्ट यू, दैट डजंट मीन इट डजंट हैपन, इट्स अ प्रिविलेज कि आपके साथ ही नहीं होती। तो कोई भी शख्स हो आपकी ऑडियंसेस में, मर्द हों, औरतें हों, माएँ हों, बाप हों, बच्चे हों, आपकी ज़िंदगी की रियलिटी ही वाहिद रियलिटी नहीं है दुनिया की। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव से आपका आमना सामना होता है किसी ऐसे शख्स से, किसी ऐसे ज़ाविये से, किसी ऐसे तजर्बे से, किसी ऐसी सोच से, या किसी ऐसे नज़रिए से जो नफ़ी करता है आपके नज़रिए से, तो फ़ौरन रिएक्ट करने के बजाय एक लम्हा रुकें, सुने, समझने की कोशिश करें, और फिर एक इन्फॉर्म्ड और एम्पैथेटिक ओपिनियन बनाएं। इन्फॉर्म्ड से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर एम्पैथी हो, और उसकी बेसिस पे आप दूसरों के तजर्बात को जज करें अगर आपको करना ही है तो। तो yeah, that's one core message. Thank you for saying that. इसकी मैं एक स्पेशल रील काटूंगी इस मैसेज की, और ये मैं ये हम लगाएंगे, because you know, like it is like caps में दिल की बात. Thank you so much. Thank you for having me, Zainab. बहुत शुक्रिया.